यह वीडियो क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है और साथ ही साथ उसके टाइप्स को भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला चीज आपके बुक में दिया गया है वह है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। क्लास 7 में भी आपने इसे पढ़ा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है। मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम रिबन है, एक्चुअली में तो ये पेपर का टुकड़ा है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है। तो यदि ये मैग्नीशियम का रिबन है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, Mg। मतलब ये इसमें क्या केमिकल है, मैग्नीशियम है। अब मैं इसे मोड़ रहा हूं और मोड़ के इसके शेप को चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका शेप चेंज हो चुका है। तो यदि इसका शेप चेंज हो चुका है तो भी इसमें केमिकल क्या हो गया, मैग्नीशियम ही रहा। मतलब कि यदि इसका शेप चेंज हो जाता है या फिर मैं इसको यहां से फाड़ दूं इस प्रकार से, तो इसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यानी कि इसका साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, फिर भी ये क्या है, मैग्नीशियम ही है। पहले भी ये मैग्नीशियम था, अभी भी क्या है, मैग्नीशियम है। इसका मतलब कोई केमिकल नहीं बदला है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। और भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये चौक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं क्या करूं, इस चौक को यहां से तोड़ दूं और इसका शेप मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, छोटा छोटा कर दिया। फिर भी इन दोनों में जो केमिकल है वह भी क्या है, वह भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है। मतलब कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वे सारे चेंजेस जिसमें केमिकल नहीं बदल रहा है, वही केमिकल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। एक और अच्छा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, इसका मतलब क्या है, आइस है। उसको हम लोग जब हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाटर में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या बन जाता है, मान लीजिए वाटर हो जाता है। और इसको फिर हम लोग और हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए वेपर फेज में आ जाता है। इस फेज में आ जाता है, वेपर बन जाता है। वाटर से क्या बन गया, वेपर बन गया। तो ये तीन चीजें यहां पर आप देख रहे हैं। पहले क्या था, ये सॉलिड था, फिर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, फिर क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। मतलब इसका स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज हो गया। तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो यहां पर हम लोग को देखना है कि यहां पर केमिकल बदला है या नहीं बदला है। तो आप देखेंगे आइस में क्या होता है, H2O होता है। वाटर में भी क्या होता है, H2O होता है। और जब यह वेपर बना तो भी क्या है, H2O ही है। इसका मतलब तीनों में केमिकल एक ही है। तो यहां सिर्फ स्टेट के बदल जाने से कुछ भी नहीं होता, यहां पर केमिकल वही है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो ये जो मैं एग्जांपल मैंने दिया उसमें आपने देखा कि यहां चेंजेस तो हो रहे हैं, यहां पर चेंज हो रहे हैं, लेकिन केमिकल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो पहले केमिकल था वही बाद में केमिकल है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो अब हम लोग समझते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो मैग्नीशियम रिबन मैंने बोला, इसे मैं यहां पर अब जला दे रहा हूं। तो यदि मैं इसे जला दूंगा तो मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम का रिबन है और इसे मैं अब जला रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये जल गया और जलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं राख बन रहा है। क्या बना, राख। राख को तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन यहां पर ऐश बना। तो ये जो ऐश है वह क्या बना, पहले था ये मैग्नीशियम और जब इसको जलाया गया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब पहले कुछ और केमिकल था, इसको जलाने के बाद कुछ और केमिकल बन गया। पहले था मैग्नीशियम, उसके बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब बताइए यहां पर केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ? इसका आंसर है यस, यहां पर केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर केमिकल क्या हो गया, बदल गया। अब एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप देख सकते हैं जब हम लोग लोहा लाते हैं तो वो क्या होता है, उसका सतह काफी चमकीला होता है।
लेकिन यदि इसको नम स्थान पर रख दिया जाए और हवा के संपर्क में रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इसका कलर क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कलर क्या हो गया, थोड़ा ब्राउन हो गया है। तो यहां पर अब इसे क्या हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे या केमिकल चेंज कहेंगे? तो आंसर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। क्योंकि पहले क्या था, पहले था ये आयरन और अब क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया है। तो अब ये आयरन ऑक्साइड हो गया है, मतलब इसमें केमिकल बदलाव आ गया है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो अब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि जब केमिकल में बदलाव हो जाए या फिर बोले नए केमिकल का निर्माण हो, नए केमिकल का फॉर्मेशन हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंज है। तो इसी केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर ये जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जब भी केमिकल चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी से सारे चीजों को देखेंगे और एक एक पॉइंट को यहां पर पढ़ लेंगे। तो यहां पर मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या क्या पढ़ाया गया है। तो जो सबसे पहला चीज पढ़ाया गया वह कुछ एग्जांपल्स को बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि यहाँ पर नए केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नए केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह क्या है, केमिकल चेंज, और नहीं तो फिर हम लोग क्या बोल देंगे, फिजिकल चेंज। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है कि यदि हम लोग दूध को गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, दूध फट जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब मैं बोलूं उसी दूध का हम लोगों ने आइसक्रीम बनाया है, दूध लिया और दूध का आइसक्रीम बना दिया, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। क्योंकि जो मिल्क था उसी को हम लोगों ने बस जमा दिया है, तो वहां पर कोई केमिकल बदलाव नहीं हुआ है। तो यही सब आपको समझना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको आयरन तावा या फिर नेल जो मैंने दिखाया, लोहे के सामान को आपको मॉइस्चर और हवा के संपर्क में रख देना है, तो उसमें जंग लग जाएगा। तो ये जंग लगना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो आंसर क्या है, केमिकल चेंज। इसके बाद आपको ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ये क्या हो गया, फिर खाना का पकना, ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। भोजन का पचना, ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इसी के साथ रेस्पिरेशन भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो ये सारे केमिकल चेंज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने बताए, वहां पर ये जो पदार्थ है उसका आइडेंटिटी चेंज होता है और साथ ही साथ उसका जो केमिकल है वह भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आगे हम लोग को यह पढ़ाया गया है कि कब हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ है। तो यदि केमिकल चेंज होगा तो ये चारों चीज हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। चेंज इन स्टेट कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या कोई अदर स्टेट्स में चेंज ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, वहां पर कलर चेंज हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कुछ गैस निकल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और चौथा क्या हो सकता है, टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ सकता है। तो ये चार ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। यदि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी भी आपको कराया गया है। तो इसको समझाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज भी बताए गए हैं, जैसे कि आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और कोनिकल फ्लास्क में आपको जिंक का ग्रेनुअल्स को डाल देना है। मतलब जिंक के कुछ टुकड़े, यह समझ लीजिए, आपको यहां पर लेना है। और इसमें क्या डाल देना है, इसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 आपको डाल देना है। तो अब आपको बहुत सारे नाम यहां पर समझने होंगे। डाइल्यूट क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहां पर आप समझ लीजिए कि ये जो H2SO4 है उसमें कुछ पानी मिलाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 बोल रहे हैं। और इसी H2SO4 का नाम क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। और इसी का क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सारी चीजें आपको समझनी है।
अब यहां पर आप देखेंगे कि इनके बीच में रिएक्शन होगा और एक गैस का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, H2 गैस है। तो यहां पर यह जो रिएक्शन है वह क्या बता रहा है कि जिंक और H2SO4 में क्या हो गया, रिएक्शन हुआ और यहां पर केमिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज से एक साल्ट बनेगा और साथ ही साथ यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या बता रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर यह जो लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, वह क्या बता रहा है कि यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके बाद जब आप इसको टच करेंगे तो ये थोड़ा सा गर्म लगेगा, मतलब इसका टेम्परेचर जो पहले था वो ठंडा था, अब यहां पर देखेंगे इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है, मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि यहां चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन यहां पर हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग मानेंगे कि यहां पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर चेंज इन स्टेट हुआ है, मतलब जिंक पहले क्या था, वह सॉलिड स्टेट में था, अब वह सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। जबकि मैंने आपको बताया है कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो हम लोग ये बोले कि केमिकल चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि आइस से क्या बन रहा था, वाटर, और वाटर से वेपर, वहां पर स्टेट चेंज हुआ था लेकिन केमिकल चेंज नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, वहां पर हम लोग बोले थे फिजिकल चेंज। अब यहां पर आप देखेंगे चेंज इन कलर का बात किया गया है, तो यदि हम लोग जंग लगने का बात करें, पहले आयरन था, फिर आयरन ऑक्साइड बन गया और उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वो चमकीला कलर का था, फिर उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया, तो वहां पर क्या हो गया, चेंज इन कलर। तो ये आप ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, जब भी केमिकल चेंज होगा तो ये देखा जा सकता है। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन वाला मैंने बताया कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इससे यहां पर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले उसको अच्छे से सैंड पेपर से साफ करते हैं। इसका आंसर यह है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा के संपर्क में लाया जाता है तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसको साफ करने के लिए वो अच्छे से जल सके, इसके लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल चेंज होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल नए कंपाउंड या मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है, मतलब न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, नए केमिकल का फॉर्मेशन होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने उदाहरण भी बताया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसको हम लोगों ने वर्ड के फॉर्म में लिखा है और इसको एक इक्वेशन बनाकर लिखा है। यदि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग कैसे बोलते हैं, x + 4 = 6, और इसको हम लोग एक इक्वेशन मानते हैं। तो यहां भी हम लोगों ने जो यहां पर रिएक्शन हुआ है उसको एक इक्वेशन के थ्रू दिखाया है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर वर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा गया है। तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के रूप में तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में एक एरो का निशान लगाया जा रहा है। तो अभी के लेवल पर आपको इतना ही पढ़ना है कि यहां पर इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो समझना यह है कि इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे इसका निर्माण होता है। ये एरो क्या बता रहा है कि इसका निर्माण हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इनसे क्या बनेगा, नया चीज बनेगा। और जब न्यू चीज बन रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नए केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं शुरू में क्या था, मैग्नीशियम, और क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन अब नया चीज क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब अब हमारे शुरू में हमारे पास जो था, जो चीज इस रिएक्शन में भाग ले रहा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो नया चीज बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
तो इसको हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन में जो पदार्थ में केमिकल चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, रिएक्टेंट भी एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर हम लोगों ने ये जो इक्वेशन लिखा है इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को और आसान बनाने के लिए इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया? Mg लिख सकते हैं। ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग O2 लिख सकते हैं, और MgO है तो उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम MgO। तो ये सब आपको याद भी करना है। तो आप देखेंगे कि ये मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही हो गया केमिकल इक्वेशन। तो यहां जो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखा, क्या ये कंप्लीट है या फिर अधूरा है? तो ये अधूरा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर इसको हम लोगों को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। कहने का क्या मतलब है कि यदि आपने मान लीजिए कि कोई 10 केजी रिएक्टेंट लिया है, तो क्या आपको जो प्रोडक्ट है वो 100 केजी मिलेगा क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, आपको 100 केजी प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, जो कि बताता है कि जितना हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए हम लोगों को दोनों तरफ इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, जिसको आगे की वीडियो में सिखाऊंगा, या YouTube में और बहुत सारे वीडियोस है जहां पर इसको आप सीख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैग्नीशियम है, यहां पर एक मैग्नीशियम है, यहां भी एक मैग्नीशियम है, यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। इसका मतलब इसको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। लेकिन सिर्फ बैलेंस करने से ही ये कंप्लीट हो जाता है क्या? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को यहां पर लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यदि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो बहुत सारे और इंफॉर्मेशन हम लोगों को लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसका स्टेट लिखना होता है कि मान लीजिए आयरन सॉलिड है तो इसको S लिखेंगे, तो सॉलिड को हम लोग S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से दिखाते हैं, गैसेस स्टेट को G से दिखाते हैं, जबकि वो जल में घुला हुआ होता है तो उसको हम लोग एक्वस AQ दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आयरन का रिएक्शन H2O से हो रहा है, तो H2O किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर आप जैसे ही G देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो H2 है वह वेपर फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो आयरन है वह वेपर फॉर्म में इससे रिएक्ट कर रहा है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको यह पता चलेगा जो आयरन है वह लिक्विड फॉर्म में इससे रिएक्शन नहीं करता है। किस फॉर्म में रिएक्शन करता है? जब H2O गैसियस फॉर्म में होता है तभी वह रिएक्शन करता है। मतलब इसको हम लोग स्टीम भी बोल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में तो इसको S से दिखाया, और वह गैसियस फॉर्म में है तो गैस से G से दिखाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो ये सारे चीज हम लोग को वहां पर बताना होगा। साथ ही साथ वह जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वह कितना टेम्परेचर पे हो रहा है, कितना प्रेशर पे हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वह भी वहां पर हम लोगों को दिखाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यह जो केमिकल रिएक्शन है वह 340 atm प्रेशर पर यह हो रहा है, तो यहां पर हम लोग को एरो के ऊपर इसको दिखाना होगा। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर होता तो 40 डिग्री C ये भी हम लोग को यहां दिखाना होता। और मान लीजिए प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस में होता तो उसको भी यहां पर हम लोगों को दिखाना होता। तो सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोगों को यहां दिखाना पड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन को दिखाया गया है। यहां आप जानते हैं कि सनलाइट का प्रेजेंस और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में दिखाना पड़ता है।
इसी के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन है जो कि आगे आप पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ गैस बन रहा है तो ऊपर का एरो हम लोग दिखाते हैं, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट को नीचे एरो दिखाते हैं, यानी कि नीचे का एरो दिखाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आप सीखते जाएंगे। तो यानी कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसको पूरे इंफॉर्मेशन को वहां पर हम लोग को लिखना होता है, यदि उसको हम लोग पूरा अच्छा से दिखाना चाहें तो ये जो एक केमिकल इक्वेशन है वो आपको सारे इंफॉर्मेशन को वहां पर दे देगा। जैसे कि यहां देख सकते हैं ये बता रहा है कि ये गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में वह लिक्विड बन रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकता है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को सबसे पहले बैलेंस करना सीखना होता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले हम लोग कुछ और चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना चाहिए कि एटम्स किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है H2O, तो H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ये क्या है, वाटर का ये केमिकल फॉर्मूला है जिसको हम लोग H2O से दिखाते हैं। तो यहां पर यदि मैं H2O लिखूं तो ये एक मॉलिक्यूल को दिखाता है। यदि आगे हम लोग लिख दे 2H2O तो ये 2 मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। अब हम लोग यदि बात करें कि H2O में हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। लेकिन यदि हम लोग यहां पर 6H2O लिख दें तो यहां पर हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया, 12, और ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 6। तो इस प्रकार से आपको ये गिनना आना चाहिए। यदि मैं बात करूं H2SO4 तो H2SO4 क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। यदि मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की तो आप देख सकते हैं कि ये 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने 3 लिख दिया तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसमें 3 एटम्स ऑफ कैल्शियम है और 3 एटम्स ऑफ कार्बन है और 9 एटम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है। तो केमिकल फॉर्मूला किसी भी चीज का फिक्स होता है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, H2O लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको H2O2 नहीं लिख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम लोग इसको H2O2 नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोगों ने इसको H2O2 कर दिया तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब ये कुछ दूसरा केमिकल हो जाएगा। इसका मतलब कि आप यहां पर जब कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब कि कोई एक केमिकल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखकर हम लोग यहां पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया था, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर कौन एटम है और कौन मॉलिक्यूल है? तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम का यहां 1 एटम है, ऑक्सीजन का यहां पर 1 मॉलिक्यूल है जिसमें O का 2 एटम है। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है जिसमें मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इस प्रकार से आपको ये पहले पहचानना होगा और उसके बाद हम लोग यहां पर बैलेंस करना सीखेंगे। तो वैसे केमिकल इक्वेशन जिसको सिर्फ यहां पर लिखा गया है और बैलेंस नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इस केमिकल रिएक्शन में इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो जब रिएक्टेंट्स आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, वह बोलता है कि जितना यहां पर रिएक्टेंट होगा उतना ही यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यदि मान लीजिए यहां पर 10 केजी रिएक्टेंट को यूज किया गया तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, 10 केजी ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना ही कम। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं और इसको इक्वेट करते हैं, मतलब यहां एरो देते हैं। तो इक्वेशन मतलब दोनों तरफ ये बराबर होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप देख सकते हैं यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहां भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन क्या है, 1 है।
तो क्या हम लोग इसको बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इसको तो हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट आप देख सकते हैं O ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी कारण से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस करना होगा। तो देखिए मैं इसे कैसे बैलेंस करता हूं। तो यदि मैं यहां पर O2 लगा दूं तो बताइए बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर है नहीं, ये तो गलत हो गया। तो क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO और हम लोगों ने क्या कर दिया, O2 कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, मैग्नीशियम 2+ होता है और O 2- होता है और इनके मिलने से मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये +2 है, ये -2 है। आप जानते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना इस प्रकार से क्या बनता है, MgO बनता है। इसका मतलब कभी भी ये MgO2 नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि आखिर इसको बैलेंस कैसे किया जाए ताकि इधर जितने एटम्स हैं उधर उतने एटम्स हो सकें और कंजर्वेशन ऑफ मास का ये जो नियम है उसको फॉलो कर सके। तो इसके लिए जो हम लोगों को मेथड सीखना है वह है हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड में भी बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताए जाते हैं जो कि आप YouTube पर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस जहां पर बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए हैं। तो यहां पर मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा दे रहा हूं, उसके बाद एक आध ट्रिक मैं भी आपको सिखा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उसे सीख लिया तो लगभग क्लास 10th में जितने भी इक्वेशन को बैलेंस करना है आप आसानी से कर सकेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जब इसको हम लोग यहां पर बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों में एटम्स का संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिसका एटम ज्यादा है उससे आपको शुरू करना है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, जो कि आप अलग अलग वीडियोस में यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं O का सबसे ज्यादा एटम है, तो हम लोग इसको यहां पर बैलेंस करना चाहें तो यदि हम लोग आगे 2 से गुना कर दें तो आप देख सकते हैं O कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने आपको अभी गिनना सिखाया है और यहां पर O 2 है, यानी कि O क्या हो गया, यहां पर बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यदि Mg की बात करें तो Mg यहां पर 2 है लेकिन यहां पर क्या है, 1। तो इसको हम लोग आगे 2 से गुना कर दें तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि यहां पर यदि हम लोग 2 से गुना कर दें तो ये सही है कि गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहां पर इसका हम लोग जो सिंबल है या फिर जो केमिकल फॉर्मूला है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि Mg2 कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2Mg लिखेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में आया कि O2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि O2 लिख सकते हैं, N2 हम लोग लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। S8 लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये सब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर Mg2 कभी भी नहीं लिखते हैं या फिर Na2 कभी भी हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ और इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Na+Cl2 है और NaCl बन रहा है, तो Na यहाँ 1 है, ये भी 1 है और Cl यहाँ पर ज्यादा है तो हम लोग यहाँ 2 आगे लिख देंगे। तो यहां पर Cl बैलेंस हो जाता है। Na कितना हो गया, 2, तो इधर आप 2 लिख देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करना आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है और कुछ ट्रिक भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं Br2 है, तो यदि हम लोगों ने 2 आगे गुना कर दिया तो आप देख सकते हैं Br यहां बैलेंस हो गया और Na2 है तो यहां 2Na कर देंगे तो ये भी हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं FeCl2, यहां Cl2 है और Hb2 है, तो यहां पर कुछ भी आप कर दें तो 2 कर दिया हम लोगों ने, तो 2H हो गया, Hb2 हो गया, Cl यहां 2 हो गया, Cl2 हो गया और Fe उतना ही है। तो ये बहुत इजी वाला था, थोड़ा और टफ देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहां पर O सबसे ज्यादा है, तो यदि हम लोग O को बैलेंस करना चाहें तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर 4, और जैसे ही हम लोग 4 लिखेंगे O यहां पर बैलेंस हो जाता है। H आप देख सकते हैं यहां 4 2 जा कितना हो गया, 8, तो यहां पर यदि हम लोग 4 लिखें तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और Fe यहां पर देख रहे हैं आप 3 है, तो यहां पर यदि हम लोग 3 लिख दें तो ये आसानी से बैलेंस हो जाता है। Fe कितना हो गया, 3, आप देख सकते हैं। H कितना हो गया यहां पर 8 और O कितना हो गया 4, तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो सकता है। तो आइए एक और इक्वेशन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कोई भी ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर इस साइड और इस साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स को हम लोग मिलाएंगे और फिर गुना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का ये बैलेंस हो जाएगा। तो यदि आप यहां पर देखें
तो सबसे ज्यादा क्या हो गया H है, तो ये कितना है 4 है और ये कितना है 3 है। तो यदि हम लोग यहां पर 3 से गुना कर दें और यहां पर 4 से गुना कर दें तो आप देखेंगे कि यहां पर H कितना हो गया 12 हो गया और H कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब H यहां पर बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे N का तो N कितना है 2 और N कितना है यहां पर 3 5 और यहां पर N कितना है 4, यानी कि N में तो कुछ गड़बड़ है। यदि हम लोग Cl का बात करें तो Cl यहां पर आप देख सकते हैं 3 हो रहा है और यहां पर Cl क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं 3Cl तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही 3Cl हुआ तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया और यहां पर Cl कितना है आपका Cl है 3। तो यदि इसको भी हम लोग कर दें 6 तो Cl कितना हो गया 3 2 जा 6 और Cl कितना हो गया 6। Cl तो यहां पर ठीक है। यदि हम लोग बात करें N की तो N है यहां पर 2 और यहां पर N कितना है 6, तो 6 और 2 क्या हो गया 8। तो यदि हम लोग यहां पर 8 लिख देते हैं तो N हमारा बैलेंस हो जाता है। यदि हम लोग बात करें H की तो आप देख सकते हैं 24H है और यहां H कितना है ये भी 24 हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। अब देखेंगे N कितना हो गया 8, N इधर 8 हो गया, H कितना हो गया 24, इधर 24 है, Cl कितना है यहां पर 6 है, उधर भी क्या है 6 है। तो इस प्रकार से ये आसानी से बैलेंस हो गया। तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को आप उससे आसानी से बैलेंस कर सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक को देखते हैं और इस ट्रिक का यूज करके बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इससे भी उतना आसान नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको बस बायां और दायां दोनों तरफ मिलाते जाना है और बस इस प्रकार से आपका बैलेंस हो जाता है। तो और भी यदि आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो YouTube में अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस ट्रिक को देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम बैलेंस्ड है, O यहां पर बैलेंस्ड है, लेकिन H यहां पर आप देख रहे हैं 2 है और यहां पर H क्या है 3 है। तो इसको आखिर ट्रिक से हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? तो यदि मैं इसको यहां 0.5 से गुना कर दूं तो आप देखेंगे कि यहां पर H कितना हो गया 2 और 0.5 से गुना किया जाए तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग आधा 1.2 1.5 इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि वह जैसे कि मैं बोलूं H2O तो मैं बोलूं आधा H2O तो ये गलत हो जाएगा। आधा H2O का मतलब क्या होता है? आधा H2O कोई चीज नहीं होता है। इसको एक उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास 4.5 स्टूडेंट हैं तो ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि या तो स्टूडेंट 4 ही हो सकता है या स्टूडेंट 5 ही हो सकता है। मैं बोलूं कि मेरे घर में सदस्यों की संख्या 3.5 है तो ये कैसे संभव है? या तो 4 सदस्य हो सकते हैं या तो 3 सदस्य हो सकते हैं। 3.5 सदस्य कैसे हो सकते हैं? मतलब कोई मनुष्य आधा थोड़ी हो सकता, वो तो एक ही होगा। इस प्रकार से मॉलिक्यूल भी 1.2 1.5 इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने तो बैलेंस कर दिया है तो ये तो गलत हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए आप पूरे को 2 से गुना कर सकते हैं या 4 से 6 से 8 से जितना से मन आप गुना कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहां पर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Na प्लस हो जाएगा 2H2O, इससे क्या बन जाएगा 2NaOH और प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा H2। अब आप देखेंगे कि ये 2 से हम लोगों ने किया 0.5 को तो 1 आ गया। तो आप देखेंगे यहां ये बैलेंस हो चुका है। 2Na ये भी 2Na हो गया, 2H2 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं 2H और 2H ये भी 4 हो गया और यहां पर 2O है और यहां भी क्या हो गया 2O। तो बहुत आसानी से ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर एक और इक्वेशन है, इसको आप पहले अपने कॉपी में लिखें और खुद से इसको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके बिना कोई ट्रिक से इसको आप बैलेंस करने का कोशिश करें। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक से बैलेंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन कितना है 2 है और यहां पर 1 है। यदि यहां पर 2 लिख दिया जाए तो कार्बन यहां पर बैलेंस हो जाएगा। H यहां पर कितना है 2 और H यहां है 2 तो ये बैलेंस्ड है। यदि O का बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं O है यहां 4 और एक कितना है 5 और यहां पर O क्या है 2। तो यदि इसको 2.5 से हम लोग गुना कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 5। लेकिन आपको पता है कि ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को पूरे से कितना गुना करना पड़ेगा 2 से। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2C2H2 प्लस क्या हो गया 5O2, इससे क्या हो गया 4CO2 और प्लस क्या हो गया 2H2O। तो
इस प्रकार से आप देख सकते हैं आसानी से बैलेंस हो सकता है। यहां पर C4 है, यहां भी C4 है, H यहां देख सकते हैं 4 है, यहां भी 4 है, और O देखेंगे तो यहां 10 है, ये 4 गुना 2 8 और प्लस 2 10। चलिए एक और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहां C2H4 है, तो यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो C क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। H कितना है, 4 है, तो यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो H भी यहां पर बैलेंस हो जाएगा। और आप O देख सकते हैं यहां पर 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, तो ये तो ऐसे ही बैलेंस हो गया। एक और इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर C2H5OH है, तो C कितना है, 2, तो यहां पर यदि हम लोग 2 लिख दें तो C यहां पर बैलेंस हो जाता है। H कितना है यहां पर तो 2 है, लेकिन यहां पर H दिखेंगे तो आप क्या है, 5 और एक 6 है, इसका मतलब हम लोग को यहां पर 3 लिखना होगा, तो ये हो गया 6। अब O का बात करें तो 3 और 4 ये 7 है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक तो एक्स्ट्रा है, तो यहां 3 कर दें तो ये हो जाएगा 6 और एक 7। तो देख लेते हैं C यहां 2 है, यहां C 2 है, H 5 और एक 6 है, तो H यहां पर 6 है। O कितना है, O इधर से भी गिन सकते हैं, तो ये 6 और एक 7 हो गया। तो आप यहां भी देख सकते हैं 4 और 3 7 हो गया। इस प्रकार से आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप ट्रिक को भी देखिए और खुद से प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ये क्लास 10th है, क्लास 10th में उतना ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेन सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं, इसलिए आपको अब यहां पर इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा। यहां से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 30 से 35 इक्वेशंस आएंगे, जिनको आपको एकदम रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी उससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा और एक चीज मुझे यहां पर बताना है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग एक इक्वेशन की बात करें तो CH4 प्लस O2, इससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, और बैलेंस करना मैंने सिखा दिया, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर एक दो बातें जो आपको बताई गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, कि यहां ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो यह बात यहां पर बताया गया है कि रिएक्टेंट्स में जो एटम्स होते हैं वही एटम्स यहां प्रोडक्ट में भी होंगे। जैसे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में यदि कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी आपको कार्बन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको रिएक्टेंट्स में कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपको सिल्वर मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी के साथ इसके पहले मैंने यह भी बता दिया है कि यहां पे ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ को पालन करेगा, इस कारण से इसको हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। और एक और खास चीज यहां पर बताया गया है कि यहां जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है तो यहां जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं C और H के बीच में यहां पर बॉन्ड है, तो जब यहां पर ये रिएक्शन होगा तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आप देख सकते हैं नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां C और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और C और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार से यहां बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना यह भी हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो यदि अब हम बढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो आपको ये 5 नाम याद करके रखने हैं। इसके बीच बीच में कुछ और रिएक्शंस आएंगे जिनको भी हम लोग को याद करना है। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं सबसे पहला हम लोग को याद करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में यहां पर पढ़ना है। तो यदि हम लोग सबसे पहला बात करें और वह बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं उसको हम लोग एक उदाहरण से यहां पर समझ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग चूना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें जब आप पानी डालेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होगा, इससे रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो ये नाम भी आपको याद करना है। तो ये जो क्विक लाइम हो गया, स्लेक्ड लाइम हो गया, या फिर लाइमस्टोन हो गया, इस प्रकार के कुछ नाम आपको आएंगे जिसको आपको याद कर लेना है। तो यहां देखेंगे आपकी ये कैल्शियम ऑक्साइड है और यहां पर क्या है, H2O, और इन दोनों में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां पर रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं।
तो यहां पर यही बोला जाता है कि यदि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको मुख्य रूप से इसके एग्जांपल्स को याद करना है और ये जो इक्वेशंस आते जाएंगे उसको एकदम याद करके चलना है। यहां पर ये इस चैप्टर में परिभाषा बहुत ही आसान रहता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही सारी चीजें याद करनी होती है। तो आप देख सकते हैं इसके परिभाषा को, when two or more reactants react to form single product it is called combination reaction। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां बस आपको याद रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर बहुत प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां से आता है वह है व्हाट हैपेंस व्हेन। व्हाट हैपेंस व्हेन, WHW हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है जब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम को वाटर में डाला जाए, यानी कि वाटर से जब रिएक्शन कराया जाए। तो आपको आंसर करना हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हम लोग चूने से यदि दीवार को पुताई करते हैं, पेंट करते हैं, तो वही ये चूना का पानी हो गया जिससे हम लोग दीवार को क्या करेंगे, रंगेंगे। तो जब इसको हम लोग पुताई करेंगे तो आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवार पर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये फिर CO2 से रिएक्ट करेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CO2 से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये CO2 कहां आ गया, तो ये इन्वायरमेंट में जो CO2 है, मान लीजिए कि ये दीवार है, उस पर हम लोगों ने COH का होल्टू को लगाया, तो ये क्या करेगा, यहां पर मौजूद CO2 से रिएक्ट करेगा और इससे क्या बनेगा, CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, और प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, हर एक नाम यहां पर याद रखना है। तो यहां ये जो दो इक्वेशन मैंने बताया एकदम VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो यहां पर XY करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कंपाउंड है जो H2O से रिएक्ट करके Y बनाता है। तो एक X कंपाउंड है जो H2O से रिएक्ट करके Y बनाता है, और Y जब CO2 से रिएक्ट करता है तो Z बनाता है। तो आप X, Y और Z का नाम बताइए। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ये पूरा इक्वेशन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एक और यहां पर प्रश्न आता है कि जब हम लोग यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके दीवार को रंगते हैं तो उसका शाइनी लुक क्यों होता है, मतलब वो शाइनी क्यों होता है। तो इसका आंसर में आपको करना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप दीवार की पुताई करेंगे तो वह इन्वायरमेंट में मौजूद CO2 से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब वो सूख जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिस कारण से वो जो दीवार है वो क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। और प्लस में H2O आपको लिख देना है। तो और भी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उदाहरण को देख सकते हैं। आप बैलेंस खुद कर लें, मैं फास्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूं इसलिए बैलेंस नहीं कर रहा हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से जब प्रेजेंस में जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से आपको ये कार्बन, हम लोग कोल भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो यहां से आपको प्रश्न आ सकता है कि जब कोल का जब कंबशन होता है तो क्या होता है। तो आपको ये रिएक्शन भी लिखना होगा। और एक और चीज समझ लीजिए आप कि जब भी कोई यहां पर आपको परिभाषा पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो उसमें आपको यहां ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और आपने उसको लिख दिया और परिभाषा लिखने के बाद आपने कोई इक्वेशन नहीं दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से यहां पर ये सारी चीजों को पढ़ना होता है। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यहां भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यदि पहले रिएक्शन की बात करें तो आप देखते हैं यहां पर बहुत अमाउंट में हीट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि हीट यहां से बहुत ज्यादा निकलता है। तो यहां से हम लोग को दो और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहले को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कंप्लीट कराने के लिए, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसी के बेस पे हम लोग को दो प्रकार के रिएक्शंस को पढ़ना है। पहले को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो आपका एनसीईआरटी में परिभाषा दिया गया है उसमें हीट का उपयोग किया गया है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड
आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर एनर्जी वर्ड नहीं यूज किया गया, हीट वर्ड यूज किया गया है, इसलिए आपको हीट वर्ड ही यहां पर यूज करना है क्योंकि एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पर हीट का क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा चीज है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उससे हीट एनर्जी बन रहा है। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण था कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O में डाला था तो वहां पर आप देख रहे थे कि CaOH का होल 2 बन रहा है, और यहां पर जैसे ही चूना है ये और उसको पानी में डालेंगे तो खौलना शुरू हो जाता है और उससे बहुत अमाउंट में हीट क्या होता है, निकलना शुरू होता है। तो शायद आपने इसे देखा भी होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यहां पर क्या हो रहा है, हीट निकलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और कुछ और एग्जांपल आपको देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग को देखना है नेचुरल गैस का बर्निंग। तो आपसे पूछेगा कि नेचुरल गैस का बर्निंग को लिख के दिखाइए, तो आपको ये इक्वेशन लिखना है और इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर हीट हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो CH4 क्या हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इसमें जब ऑक्सीजन से ये इसको जो कंबशन कराया जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और CO2 और H2 का फॉर्मेशन करेगा और साथ में बहुत अमाउंट में क्या होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो रेस्पिरेशन होता है, जो कि आगे की चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो रेस्पिरेशन में आप देखेंगे कि यहाँ ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगा। इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को भी या बोले कि सेलुलर रेस्पिरेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके डिकम्पोजिशन से कंपोस्ट का जो बनना है वह भी किसका उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। तो ये 4 उदाहरण हो गए। इसके अलावा C+O2 से CO2 जो बन रहा था वह भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो यदि आपको पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उसके कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप कोई भी यहां पर एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यहां से सारे इक्वेशंस आपको याद करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1-2 मैंने पहले बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से अब सारे इक्वेशंस को आप लोग कोशिश करिए कि ये याद हो जाए। यदि हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो यहां पर हीट एनर्जी या फिर जिस प्रकार से एनर्जी उसका उपयोग किया जाएगा किसी रिएक्शन को कराने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि CaCO3 है, इसको यदि हीट दिया जाए तो ये CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। तो यहां पर एनर्जी का उपयोग किया गया है या बोले तो हीट का उपयोग किया जा रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सेकेंड रिएक्शन को, वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो यहां पर रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, 2 या 2 से अधिक होगा। तो जब सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इसके परिभाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि यहां पर सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा और ब्रेक करके सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएगा, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसके लिए एनर्जी के रूप में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहला हीट को यूज कर सकते हैं, दूसरा लाइट को यूज कर सकते हैं और तीसरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन का होना, लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन का होना और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होना। तो आपके एनसीईआरटी में तीनों के लिए अलग अलग उदाहरण दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए, जिसको आपको एकदम रट लेना है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन, और जो हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो इसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या यूज होगा, हीट यूज होगा, और उसके लिए क्या क्या उदाहरण आपको पढ़ाए गए हैं वो हम लोग अब देखते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आपको उदाहरण बताया गया है, तो एक्टिविटी के थ्रू ये उदाहरण बताया गया है, एग्जांपल बताया गया है। तो जो सबसे पहला एक्टिविटी है उसमें बोला गया है कि आपको लेना है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल क्या हो गया, FeSO4.7H2O, इसे हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। तो जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो बनता है फेरस सल्फेट, यानी कि आप देख सकते हैं यहां जो 7H2 है वो यहां से हट जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो जब FeSO यानी कि फेरस सल्फेट को और गर्म किया जाएगा तो फिर यहां पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां से जो मैंने आपको पीछे का वीडियो जो बताया था उसमें मैंने बोला था कि अलग अलग प्रकार से यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस में ये बहुत बार पूछा जाता है, WHW मैंने बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन, तो उसमें ये सारा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो यहां पर जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और जब इसको गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप इसका वाटर क्या होगा, यहां से हटेगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, डर्टी व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। और जब इसको हम लोग फेरस सल्फेट को और गर्म करेंगे तो वहां पर ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्राउनिश यहां पर बनेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां SO2 और SO3 क्या होता है, निकलता है। तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण हो गया। तो यहां पर दो और उदाहरण आप देख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो पहला क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही उदाहरण है जिसका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। आप देख सकते हैं यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या फिर लाइम बोलते हैं। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो यहां ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसको सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को बनाकर पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आप देख सकते हैं लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही यहां पर ब्राउन फ्यूम के रूप में ये निकलता है। तो ये भी किस चीज का उदाहरण है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीट को यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि लाइट के द्वारा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो यदि हम लोग लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें तो यहां पर आपको दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहां पर सिल्वर क्लोराइड का उदाहरण दिया गया है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को जो कि व्हाइट कलर का होता है उसको आप धूप में छोड़ देंगे, सनलाइट में छोड़ देंगे तो वह ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि क्या बता रहा है कि वह जो सिल्वर क्लोराइड है वह सिल्वर में टूट जा रहा है और वहां पर क्लोरीन गैस निकलता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं AgBr है यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी जब सनलाइट में आप छोड़ देंगे तो यहां भी Ag यानी कि सिल्वर और यह Br2 में टूट जाएगा यानी कि ब्रोमीन में टूट जाएगा। और यहां पर एक और खास बात आपको याद रखना है कि इसका ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहां पर जो भी रिएक्शंस मैं बता रहा हूं, जैसे हीट के द्वारा 3 रिएक्शंस मैंने बताया, लाइट के द्वारा 2 रिएक्शंस बताए, तो वो सब आपको एकदम एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी डिकम्पोजिशन होता है। तो आप जानते हैं कि जो H2O है यानी कि वाटर है उसको हाइड्रोजन में H2 और O2 में यहां पर ब्रेक किया जाता है। तो यदि इसको बैलेंस हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं H2O है तो यहां पर यदि O2 है तो 2 हम लोग लगा देंगे तो आप देख सकते हैं 2H2 प्लस O2 हो गया। इस प्रकार से इसको बैलेंस करेंगे तो जब H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक किया जाता है तो आपको 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग वहां पर ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है, उसको भी आपको NCERT में पढ़ना है। तो आपने देखा किस प्रकार से हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कराए जाते हैं। तो यहां पर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया था कि हम लोग एनर्जी के यूज के आधार पर दो प्रकार से रिएक्शंस को देख सकते हैं। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, वहां पर मैंने वर्ड हीट यूज किया था, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हीट का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वहां मैंने वर्ड हीट यूज किया था, लेकिन आप देख सकते हैं हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी यहां पर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन परिभाषा जब आप लिखते हैं तो बहुत आपको अच्छे से ढंग से उसके परिभाषा को लिखना होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप वहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए एक एक्टिविटी को कराया गया है। इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लेना है। तो कॉपर सल्फेट आप जानते हैं क्या होता है, CuSO4 होता है, और ये कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अब क्या करना है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कुछ को क्या करना है, आपको सेव करके रख लेना है। इसका मतलब कुछ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको बचाकर रख लेना है। अब क्या करना है, आपको 3 नेल लेना है, 1, 2 एंड 3, और 3 नेल में 2 नेल को आपको यहां पर इसके अंदर डुबोकर रख देना है। इस प्रकार से 2 नेल को यहां पर डुबोकर रख देना है, और एक को आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। तो अब यहां पर कुछ देर के लिए इसको जब छोड़ दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं ये आयरन का नेल है। आयरन मतलब क्या हो गया, Fe। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, और इस केमिकल रिएक्शन के बाद यदि आप यहां पर इस सॉल्यूशन का कलर देखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और पहले जो आपने सेव किया था उसका कलर कैसा है, ब्लू है। और साथ ही साथ यदि आप आयरन नेल को यहां पर निकाल के देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और जबकि आपका पहले का आयरन नेल क्या था, उसका सरफेस चमकीला था, मतलब जिस प्रकार का आयरन होता है उसी प्रकार का उसका सरफेस था। तो यहां पर ये रिएक्शन क्या दिखाता है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। तो आप बोलेंगे कैसे, तो इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं जो आयरन नेल था वह कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, और ये जो आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए इसको ये क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यहां से हटा देता है, और ये बन जाता है FeSO4। FeSO4 प्लस क्या बन जाता है, Cu। ये सबसे आसान रिएक्शन होता है याद करने के लिए, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहां आप देखिए कि ये कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहां डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और उसका स्थान ले लेता है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके बेंच में आप और आपका दोस्त बैठता है। आप बहुत पतले दुबले हैं और आपका दोस्त बहुत मोटा है और बहुत हेल्दी है। तो आप बता सकते हैं कि वह आपको वहां से हटाने का पावर रखता है या नहीं रखता है, तो आंसर है हाँ, वह जब चाहे आपको वहां से डिस्प्लेस कर सकता है, धक्का मार के वहां से हटा सकता है। लेकिन क्या आप उसको वहां से हटा सकते हैं, तो आंसर है नहीं। तो ठीक यही यहां भी देख सकते हैं, ये जो आयरन है वह कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को यहां से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। और जब इस प्रकार का रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां इसका प्रमाण यह हो गया कि ये जो पहले ब्लू कलर का था ये था कॉपर सल्फेट, और अब जो ग्रीन हो गया ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट। इसका मतलब ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन यहां पर बन गया। अब आप देखेंगे जो यहां पर नेल आपने लटकाया था उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन, यानी कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ गया, और जो कि क्या बता रहा है कि वहां पर क्या बना है, कॉपर। तो इस रिएक्शन में क्या बना, फेरस सल्फेट बना, और क्या बना, कॉपर। और शुरुआत में हम लोगों ने क्या यूज किया था, कॉपर सल्फेट और आयरन। तो ये है रिएक्टेंट, और वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जो रिएक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका यदि परिभाषा हम लोग पढ़े तो द रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसके लिए आपको एक सीरीज को याद करना है जो कि आगे दिया गया, आप उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और हम लोग एग्जांपल्स को देख लेते हैं।
तो यहां पर दो एग्जांपल्स और है जिसको आपको याद करना है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, इस चैप्टर में कम से कम आपको 30 इक्वेशन होंगे जिसको याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये व्हाट हैपेंस में पूछ सकता है। तो ये सारे जो 3 एग्जांपल्स मैंने बताया सबसे इजी है, इसको याद करने का आपको जरूरी नहीं है। आप यहां पर सीधे देख सकते हैं Zn क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ ZnSO4 हो रहा है और यहाँ पर कॉपर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड है जो कि कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। तो इस प्रकार से ये भी दोनों क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा आयंस के बारे में समझ लेना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सारे कंपाउंड्स यहाँ पर हैं, ये कुछ ना कुछ आयंस से मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे हम लोग बात करें NaCl की, तो Na क्या होता है, +1 चार्ज होता है, यानी कि ये आयन है, और क्लोराइड क्या होता है, -1 चार्ज इस पर होता है, यानी कि ये क्या है, एक आयन है। और इन दोनों के मिलने से ही क्या बना है, NaCl। यदि हम लोग बात करें Na और SO4 की, तो Na पर 1+1 चार्ज है और SO4 पर 2- चार्ज है, और इन दोनों के मिलने से Na2SO4 बना हुआ है। तो ये आप पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको याद करा दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताने के पहले आपको एक एक्टिविटी कराया गया है। इस एक्टिविटी में आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम क्लोराइड ले लेना है, BaCl2, और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब भी लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट ले लेना है और सोडियम सल्फेट को धीरे धीरे इसमें गिराना है और उसके बाद आपको जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कुछ यहां पर रिएक्शन होगा और रिएक्शन में यहां पर कुछ आपको प्रेसिपिटेट यानी कि कुछ चीज तलहट्टी में जमा हुआ देखने को मिलेगा और वो क्या होता है, वह होता है बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग इस निशान से यहाँ पर दिखाते हैं, और यहाँ पर साथ में क्या बनता है, NaCl। तो यदि इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सोडियम सल्फेट था और क्या था, बेरियम क्लोराइड। लेकिन जब इसका रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मतलब इसमें सिंपली क्या हुआ है, यहां पर आयन का एक्सचेंज हुआ है, सोडियम क्लोरीन से मिल गया और बेरियम किससे मिल गया, सल्फेट से मिल गया। तो इस प्रकार से यहां आयन का एक्सचेंज हुआ है और आयन के एक्सचेंज से यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद करके चलना है। तो इसको एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया गया है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर एक और खास चीज आपको देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो गया, वह चीज जो कि यहां पर घुल नहीं रहा है और नीचे बैठ जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो यहां पर एक और रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं एनसीईआरटी से, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अब आपको पता चला ये जो 5 नाम हम लोगों ने पढ़ा, इसके बीच बीच में भी कुछ रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यहां पर ये हो गया प्रेसिपिटेट और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल दिया गया है वह है लेड 2 नाइट्रेट का। तो आप देख सकते हैं लेड 2 नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराया जाएगा तो यहां पर PbI2 का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि क्या होता है, येलो कलर का होता है, और साथ में क्या बनता है, KNO3 बनता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसी के बारे में आपको पूछा गया है कि लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बना वो कैसा कलर का है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि वो कैसा कलर का है, येलो कलर का है। तो इस प्रकार से ये भी किस चीज का उदाहरण हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण हो गया और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी उदाहरण हो गया।
तो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है एटलीस्ट आपको उतना याद कर लेना है। इसके बाद यदि आपको मन करे तो आप हेल्प बुक से और भी बहुत सारे उदाहरण को याद कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी के 30-40 इक्वेशंस को याद कर लेनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी इसका उपयोग है। यदि हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें एकदम सिंपल वे में यदि इसको पढ़ा जाए तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का जब रिमूवल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए कॉपर है, और कुछ देर बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसका मतलब ये कॉपर ऑक्साइड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन यदि हटेगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का हटना होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो इसको यहां पर सबसे पहले एक एक्टिविटी कराया गया है, उसके बाद इसको समझाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है। इस एक्टिविटी में आपको कॉपर यहां पर लेना है और कॉपर को क्या करना है, हीट करना है, और कॉपर को हीट करने के बाद आप देखेंगे कि कॉपर का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो यही पूछा गया है कि कॉपर को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो आपको आंसर करना है कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के यहां पर प्रेजेंट रहेगा, जब हीट किया जाएगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉपर 1 ऑक्साइड क्या होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो ये है कॉपर 2 ऑक्साइड। ये सब एकदम आपको याद रहना चाहिए, हर एक लाइन यहां पर याद करने वाला, हर एक इक्वेशन याद करने वाला है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो यहां पर यदि ध्यान से देखा जाए तो कॉपर ऑक्सीजन से यहां पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए किस चीज का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। अब यहां पर क्या किया जाता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इस पर से हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाता है, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग लिखते हैं H2। तो जब ये कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां CuO था, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना यानी कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ है। और यहां पर हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन से क्या बन गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यदि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इसे क्या कैसे कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो गया ये ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो आगे एक और रिएक्शन को पढ़ाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर अब हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके पढ़ने के पहले एक दो टर्म्स आपको और जान लेने चाहिए। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह केमिकल है जो कि ऑक्सीडेशन को करवाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वह केमिकल है जो कि रिडक्शन को करवाता है। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ZnO+ क्या है, C है। तो ये जो कार्बन है यहां पर क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, मतलब यहां से O को ये खींच ले रहा है, O को ये हटा दे रहा है। और आप जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन को हटाया जाए तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये कार्बन यहां पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटाने का कार्य कर रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन को हटा देगा तो जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा रिडक्शन। इस प्रकार से कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे के चैप्टर्स में ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो अब हम लोगों का प्रश्न आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो जब एक केमिकल रिएक्शन में, यहां पर आप देख सकते हैं ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जब इसमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन हो जाए, किसी एक का, इसका या फिर इसका, और दूसरे का रिडक्शन हो जाए, दूसरे का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर बोले रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही साथ हो रहा है,
एक एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा, ये आप एक कंपाउंड के साथ नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब एक के साथ ऑक्सीडेशन तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर एक के साथ ऑक्सीडेशन दूसरे के साथ क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो किसी में भी हो सकता है, यहां ऑक्सीडेशन हो सकता है या यहां हो सकता है, यहां रिडक्शन हो सकता है या यहां हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक में होना चाहिए ऑक्सीडेशन तो दूसरे में होना चाहिए रिडक्शन, तो दोनों एक साथ हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यदि यहां पर रिडक्शन में से रिड को लिया जाए और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स को लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स बन जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहां पर इसके परिभाषा को आप देख सकते हैं, रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। तो यहां दो रिएक्टेंट का बात बोला गया है, एक क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज तो दूसरा क्या हो रहा है रिड्यूस। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पहचानते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यदि हम लोग देखें कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, पहले आपको देखना है कि किससे क्या बन रहा है, ये सबसे पहला चीज आपको देखना है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो फिर हो क्या रहा है, वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हट रहा है। तो आप बताइए ऑक्सीजन हट रहा है या जुड़ रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहां पर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, जिससे वो कॉपर बनाया है। ये सब चीज आपको समझना चाहिए। तो यहां पर एक में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब आपसे प्रश्न है कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया एक में रिडक्शन होगा तो दूसरे में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। यदि इसमें ऑक्सीडेशन होता तो इसमें क्या होना चाहिए था, रिडक्शन, तभी तो इसको फिर रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग मानेंगे। तो यहां देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो H2 से क्या बन रहा है, H2O। इस प्रकार से आपको दिखाना भी पड़ेगा एग्जाम में। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये पूरा आपको लिखकर दिखाना होगा। यहां पर आप देखिए ZnO से क्या बन गया, जिंक बन गया। तो अब आप बताइए ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। तो यहां पर हो गया रिडक्शन। और यहां कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये सब आपको समझना चाहिए। यहां से देख सकते हैं आप MnO2 है, उससे MnCl2 बना। तो यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन हट रहा है या जुड़ रहा है। तो यदि हट रहा है तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पर यदि हम लोग देखें HCl में, तो यदि Cl का बात करें तो Cl में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ये देखिए HCl से क्या बन गया, Cl बन गया। हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यदि आपको इतना दिमाग नहीं लगे तो आप इतना तो सोच लीजिए कि एक में यदि रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। यदि आपको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया तो एक में रिडक्शन यदि आपने दिखाया तो दूसरे में ऑक्सीडेशन दिखा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन आएगा उसमें तो वाजिब है कि एक में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे आपको आगे की क्लासेस में, आप पढ़ेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो वो कुछ अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना हुआ है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया है, उसी को लेकर यहां पर ये टॉपिक बनाया गया है कि ऑक्सीडेशन का जो प्रभाव है हमारे जीवन में कैसे होता है। तो यहां पर दो खराब प्रभावों को पढ़ाया गया है। सबसे पहला क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन में ये आपको ये समझना होगा कि कोरोजन में सिर्फ किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कुछ और भी पदार्थ उसमें जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कोरोजन किसे कहते हैं। इसको आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ना है और चैप्टर 3 में भी पढ़ना है। तो यदि आपने अभी से याद कर लिया तो आपको आगे बहुत आसानी पड़ेगा। तो कोरोजन किसे कहते हैं, यदि आम भाषा में मैं बात करूं तो आपने लोहे में जंग लगना देखा भी है, सुना भी है। तो लोहा जब पहले आप नए नए लोहा को लाते तो उसका सरफेस क्या होता है, चमकीला होता है। लेकिन कुछ दिन बाद यदि आप उसको मॉइस्चर में छोड़ देंगे, हवा के संपर्क में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, रस्टेड हो जाएगा। मतलब उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसी को स्पेशल नाम दिया गया और वह क्या हो गया, कोरोजन।
ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर हरा हरा रंग का परत चढ़ जाता है, तो वह क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि उसके सतह को क्या कर देता है, खराब कर देता है। यदि आपने सिल्वर के आर्टिकल्स को देखा होगा, गहनों को देखा होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें भी काला काला रंग का परत चढ़ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन की डेफिनेशन को, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर, it is said to corrode and the process is called corrosion। तो यदि कोई मेटल है उसको आप बाहर एक्सपोज करके रखे हैं तो वो क्या हो सकता है, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, एयर के संपर्क में आएगा, एयर में वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा, तो हो सकता है कि उसका जो परत है वह उससे रिएक्शन करे और रिएक्शन करके क्या हो जाए, कोरोड हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट है। और इसमें जो हम लोग को उदाहरण देखना है, सबसे पहला देखना है आयरन। तो आयरन के बारे में आप जानते हैं कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा, जो कि धीरे धीरे आयरन को क्या करेगा, पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन में जंग लगना, रस्ट का लगना, और इससे क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। यही आपको याद करना है। तो आयरन का जब कोरोजन होगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद यदि कॉपर का बात करें तो कॉपर जो इन्वायरमेंट में CO2 है उससे रिएक्ट करेगा और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद आता है सिल्वर, और सिल्वर से क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों आपको नाम याद रखना है। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। कॉपर, बच्चे सोच लेते हैं कि कॉपर, जो कि पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा तो आप जान रहे थे कि कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा। तो बच्चे लोग समझ लेते हैं कि इसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कोरोजन का उदाहरण है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोरोजन का उदाहरण नहीं है। कॉपर का कोरोजन होने के बाद कॉपर 2 ऑक्साइड नहीं बनता है, बल्कि कॉपर का कोरोजन होने के बाद कॉपर कार्बोनेट बनता है, जो कि हल्का ग्रीन कलर का उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन था जो कि बहुत बच्चों को रहता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती आंसर करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखेंगे कि ये अलग हो गया और ये क्या हो गया, अलग। ये कोरोजन का उदाहरण हो गया, और ये कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, जलाएंगे या फिर हीट करेंगे, उसका ये उदाहरण हो गया। तो यहां पर ये आपका कोरोजन है। अब इस कोरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे चीजों को किया जाता है, जैसे कि आप सबसे पहला जानते हैं पेंटिंग किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है, ग्रीजिंग किया जाता है, साथ ही साथ गैल्वेनाइजेशन है जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एनोडाइजेशन है जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई एक मेटल है उसमें दूसरे मेटल को मिलाकर अलॉय भी बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो गया जिससे कि हम लोग कोरोजन को रोकते हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो रेंसिडिटी किसे कहते हैं, तो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आपके घर में अचार बनाया जाता है और वो सड़ जाता है, तो वो कैसे सड़ जाता है, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया का, फफूंदी का अटैक होता है जिससे वो सड़ जाता है। तो क्या उसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, तो आंसर है नहीं, उससे हम लोग रेंसिडिटी नहीं बोलते हैं। रेंसिडिटी किसे बोलते हैं, एकदम सिंपल सा है, जब फैट्स और ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। यदि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ बना हुआ है जो कि तेल में तला हुआ है या फिर ऑयल उसमें है, और उसको यदि खुला छोड़ दिया जाए तो जो फैट है, ऑयल है, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वो जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। और जिसके कारण उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है, स्मेल क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब अचार का सड़ना या फिर ब्रेड का सड़ना, उसे हम लोग रेंसिडिटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर फफूंदी का हमला होगा, फंजाई का हमला होगा, जिससे कि वो क्या होता है, सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वह रेंसिडिटी नहीं कहा जाएगा। यहां पर एकदम सिंपल सा आपको समझ लेना है कि फैट्स एंड ऑयल का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ उपाय को बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का डालना।
यदि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर रहे हैं तो उससे वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंटी मतलब क्या होता है, दुश्मन, आप जानते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने से क्या कर देता है, वो बचाएगा। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग। यदि वैक्यूम पैकिंग किया गया है तो उसमें एयर नहीं है, जब एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन का खतरा कम होगा। तीसरा है एयर टाइट कंटेनर। तो हम लोगों के घरों में जब इस प्रकार से मान लीजिए नमकीन को बनाया जाता है जो कि तला हुआ होता है, या मिक्सचर को रखा जाता है, तो आप देखें कि उसको एयर टाइट करके रखा जाता है ताकि उसमें हवा का प्रवेश ना हो और वो खराब ना हो, यानी कि रैंसिड ना हो। इसके बाद नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, आप जानते हैं कि जो चिप्स होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि यदि नाइट्रोजन गैस को भरा जाएगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन का खतरा कम होगा और रैंसिडिटी से वो बचाएगा। इसके बाद रेफ्रिजरेशन, हम लोग फ्रिज में भोजन को रखते हैं तो वह भी क्या करता है, रैंसिडिटी से भोजन को बचाता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप जरूर याद कर लें। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।